अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं बख्त की नेक्स्ट एपिसोड। छोटे से लॉन वाला घर अब उदास नहीं था। उजड़ी हुई घास को गोया नई जिंदगी मिली थी। उमर अपनी छोटी सी साइकिल पे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। नफीसा को पाकिस्तान वापस आए 2 महीने बीत चुके थे। उनका सारा दिन मसरूफ गुजरता। गो के अब वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो घर से तैयार होकर रोज़ाना उसी वक्त निकलती जैसे पहले निकलती थी। उनके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया था। आज वो घर पर थी और उन्होंने ज़री को भी अपने घर पे बुला रखा था। छोटी सी गोल मेज़ पे खाने के बर्तन अब भी रखे थे, जिन्हें ज़री उठा उठा कर किचन में रख रही थी, जबकि नफीसा खामोशी से उनको देख रही थी। ज़री, तुम्हारा और मेरा क्या ताल्लुक है? नफीसा के अचानक सवाल पे ज़री ने अचंभे से उनको देखा था। क्या मतलब है इस बात का? हम दोनों बचपन की दोस्त हैं और मैं तुम्हारे कज़न की बीवी भी हूँ। दोस्त कौन होता है? उनका लहजा संजीदा था। ज़री को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उनके बर्तन उठाते हाथ थमे थे। वो नफीसा के साथ रखी कुर्सी को खींच कर उस पे बैठ गई थी। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे बुरे में आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपसे वफादार रहे, जिसके साथ आप अगर दिन के 10 मिनट भी गुजारें तो अपने दिल को खुश महसूस करें, जिससे आप हर बात बिना झिझक कह सकें, जो आपकी आंखों में देखकर समझ जाए कि आप ठीक नहीं हैं, जो आपके लहजे से अंदाज़ा लगा ले कि आपके साथ कोई मसला है। वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। और क्या इन सब में से कोई एक ऐसा काम है जो मैंने हमारी दोस्ती में ना किया हो? उनका लहजा सपाट था। नहीं, नफीसा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत तो नहीं की। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी को बेकरी के बाहर आग लगाई गई थी? जबकि न्यूज़ में ऐसी कोई बात नहीं आई। न्यूज़ में सिर्फ ये बताया गया था कि मेरी गाड़ी को आग लगाई गई है। उन्होंने जगह मेंशन नहीं की थी। उनका लहजा सर्द था, बर्फ जैसा सर्द। ज़री के मानो काटो तो लहू नहीं बदन में। बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। मैं वो दरअसल तुमने ज़री ने बोलना चाहा, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, जबकि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई और ना किसी न्यूज़ चैनल पे ये खबर नशर हुई है। मैंने चेक किया है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं सब समझाती हूँ तुम्हें। वो बाकायदा घिघिया रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि उमर को स्कूल से निकाल दिया है, जबकि मैं रोज़ाना उमर को यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करके अपने साथ ले जाती थी? मैंने तो किसी को इस बात की भिनक तक नहीं पड़ने दी थी। तुम्हें कैसे पता चला ज़री, मुझे बताओ। वो चबा चबा कर बोल रही थी। उनकी आंखों में मान टूटने का दुख था। उमर को दवा तुम देती थी ना? मैं तो सारा सारा दिन उसकी रिपोर्ट्स हाथों में लिए एक एक अस्पताल का चक्कर लगाती थी। मैंने तो उमर को खुदा के बाद तुम्हारे आसरे छोड़ा था। तुम खुदा को क्या जवाब दोगी ज़री? मैं मजबूर थी नफीसा, फिर वो हारे हुए लहजे में बोली थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को मार देंगे, वो मेरे शोहर को मार देंगे। मैं डर गई थी। और तुमने उनके कहने पे मेरे बेटे को ड्रग्स देनी शुरू कर दी। क्या होता अगर उस ड्रग में वो लोग जहर मिला देते? अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया तुमने। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उमर को कुछ हो गया तो नफीसा क्या करेगी? बस कर दो नफीसा, बस। हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने अपने बच्चों और शोहर को बचाने के लिए उमर को ड्रग्स दी तो मैं बुरी और धोखेबाज हो गई। और जब तुमने अपने लेपालिक बच्चे को बचाने के लिए केस छोड़ दिया तो तुम मजबूर हो। हम दोनों गलत नहीं हैं नफीसा, हम दोनों बस माएँ हैं। मुझे मेरे बच्चों की जान बचानी थी और तुम्हें अपने बेटे को बचाना था। हम दोनों अपनी अपनी जगह पे मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे थे। अपने से जुड़े रिश्तों को बचाने के लिए हम सब आउट ऑफ द वे जाते हैं। मैंने भी बस यही किया। बस यही मेरी वजह से उमर को कुछ हुआ तो नहीं ना, वो तो जिंदा है। तुमने तो एक लड़की को मार दिया, उसका कोई हिसाब है? अपने गिरेबान में भी झांको, अपना आमाल नामा भी देखो।
नफीसा ने खामोशी से उनकी सारी तकरीर सुनी और फिर उसी खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में कागजात का एक पलंदा था, जिसे उन्होंने जरी के सामने टेबल पर रख दिया और खुद इसी तरह खड़ी रहीं। मैंने केस छोड़ा नहीं था। 2 महीने बाद की तारीख ली थी। वो लड़की मेरी वजह से नहीं मरी, उसको कत्ल किया गया है। ये हाथ से टेबल पे रखे कागजात की जानिब इशारा किया। इसमें सब सबूत हैं। तुम्हें क्या लगा था 2 महीने से मैं यहाँ झक मार रही हूँ? नहीं जरी, मैं अपनी बका की जंग लड़ रही हूँ। 2 माह से तने तनहा लड़ रही हूँ मैं। और ये कागजात के पलंदे से एक कागज निकाल कर सामने किया था। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल है। पिछले 5 माह से तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। कहाँ से आएगी पैसे? तुम कहती हो तुम मजबूर थी। कौन मजबूरी में किसी की जान का सौदा करता है? चलो मान लिया तुम्हें पैसे लेने पड़े। उन्होंने तुम्हारे सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि तुम्हें लाजमी वो रकम खर्च करनी है। ये तुम्हारी चॉइस थी। तुमने मेरे उम्र का सौदा किया, उसको बेचा। तुमने तुम्हारे बच्चे उस स्कूल में जाने लगे हैं जहाँ उमर जाता था। मेरे बच्चे की कब्र पे अपना महल तामीर करने चली थी तुम। उनके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, ना वो चीख रही थी। उनका लहजा ठंडा था, बेजान जज्बात से आरी। अब तुम मुझे ये बताओ कि कितने में बेचा मेरे उम्र का खून? उनकी आंखों में जख्मी सा तासुर था। जरी का रंग सफेद पड़ गया था, उनका सांस सीने में अटकने लगा था। ये मेरे बच्चों की जरूरत थी नफीसा। उन्होंने सर झुकाए बहते आंसुओं के साथ एतराफ किया था। नहीं जरी, ये तुम्हारा हसद था। तुम्हारी ज़रूरतें बखुशी पूरी हो रही थीं। तुम्हें ज़्यादा के लालच ने धोखा सिखाया। तुम्हें बख्त से लड़ाई ने जान लेना सिखाया। वो उसको देखते हुए अफसोस से कह रही थी। महंगा स्कूल, ब्रांडेड चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छे जूते और कपड़े, क्या ये सब सिर्फ उम्र का हक था? ये उम्र का बख्त था। तुम वक्त से नहीं लड़ सकती जरी। ये वो वाहिद चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है। तुम हासिद हो गई हो जरी। तुम्हारा हसद, तुम्हारा शर, ये सब कुछ तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा। मेरे घर से निकल जाओ। मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दम घुट रहा है मेरा। तुम्हें कुछ देर मज़ीद बर्दाश्त करूँगी तो मर जाऊँगी। तुम मुझे अपने घर से निकालोगी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ नफीसा। नहीं, मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल रही हूँ। घर से निकाले हुओं को वापस ले लिया जाता है, दिल से निकाले हुओं को नहीं। उनका लहजा दो टोक था। जरी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और नफीसा के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। मेरी बात सुनो नफीसा, ये सब उन लोगों ने किया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मुझसे बस गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। हम फैमिली है यार। वो उम्र, तुम उस बच्चे के लिए मुझे छोड़ दोगी? वो जिसके बारे में तुम ये भी नहीं जानती कि वो जायज़ भी है या फिर किसी का गुनाह। तुम उसके लिए अपना वाहिद रिश्ता खो दोगी? तुम खुद में इतनी हिम्मत रखती हो कि मुझे खो सको? मैं चली गई तो क्या करोगी? तुम पागल हो जाओगी नफीसा। तुम्हारे पास बात करने को कोई नहीं होगा, राज रखने को कोई नहीं होगा। तुम दीवार से सर टकराती रह जाओगी। वो बच्चा, वो आसेब है नफीसा, इससे जान छुड़वाओ। वो सब खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। उनके लहजे में तनफ्फुर था। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। वो तुम्हारी साख खा गया। इस मोहल्ले में लोग अब तुम्हारी इज्जत नहीं करते। ये तुम्हारा कैरियर खा गया, ये तुम्हारा पैसा खा गया, ये तुम्हें भी खा जाएगा नफीसा। एक दिन ये सब कुछ खा जाएगा, ये तुम्हें बेआसरा कर देगा। वो हिज़यानी अंदाज में चीखती तेज तेज बोलती जा रही थी। नफीसा दम साधे उनको सुने जा रही थी। यकदम नफीसा ने अपने हाथ उनसे छुड़वाए थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है जरी। वो ठंडे ठार लहजे में बमुश्किल बोल पाई थी और फिर जरी की कलाई पकड़े उनको घसीटती हुई बाहर की तरफ ले जा रही थी, साथ साथ बुलंद आवाज में पढ़ती जाती। नफीसा, मेरी बात लिख लो। वो तुम्हें छोड़ देगा, सारी दुनिया छीन लेगा तुमसे। वो चीख रही थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई है तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ जरी। जितनी बुलंद आवाज में कहती नफीसा, उससे ज्यादा बुलंद आवाज में दोहराती जाती। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुझे छोड़ दोगी तो कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तुम अकेली हो जाओगी। वो आसेब है, खा जाएगा सब।
وہ گندا خون ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زری کیا کہہ رہی تھیں، کیوں چیخ رہی تھیں، عمر ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کے انہوں نے زری کو دروازے کے باہر کیا اور پھر کنڈی چڑھا لی اور چند لمحوں تک اسی دروازے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لیتی رہیں اور چند ہی لمحوں بعد بھاگتی ہوئی اندر گئیں۔ عمر حیران سا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو ان کے ایک ہاتھ میں پانی کی ادھ بھری بالٹی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر۔ انہوں نے ٹیپ کے اندر کیسٹ ڈالی اور پلے کا بٹن دبایا۔ ٹیپ سے ایک بہت خوبصورت مردانہ تلاوت کی آواز ابھری، گھر کا کونا کونا کان بن گیا۔ ٹیپ سے نکلتی آواز لہراتی ہوئی نفیسہ کے کانوں میں پڑتی تھی۔ وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے روتے ہوئے اس آواز کو سنے گئیں۔ ٹیپ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ترجمہ: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ عمر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نفیسہ کے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب وہ اٹھ کر ادھ بھری بالٹی میں سے پانی نکالتی، چپس کے فرش پہ ڈالتی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ پس منظر میں وہی مردانہ آواز گونج رہی تھی۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب وہ ایک کپڑے سے فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھیں۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور نفیسہ کے قریب چلا گیا، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ نفیسہ نے روتے روتے ہچکی لی تھی اور یہاں ٹیپ کی آواز بند ہو گئی تھی، شاید اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ نفیسہ دیوانہ وار فرش کو رگڑ رہی تھیں۔ اماں کیا کر رہی ہو آپ؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ فرش کیوں دھو رہی ہو؟ اس کو چھوڑو، ماسی بشرا کر دے گی۔ لوگ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ سا لگتا تھا اور تھوڑا فکر مند بھی۔ بیٹے ہمارے گھر میں شیطان آ گیا تھا، اس نے سارا گھر ناپاک کر دیا ہے، اس کو صاف کرنا ہوگا، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھیں۔ ہاؤ، شیطان گھر کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور آپ نے خالہ کو کیوں نکالا؟ شیطان آ سکتا ہے بیٹا، وہ زری کے اندر آ گیا تھا، تم نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، وہ آیا تھا۔ اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، اس نے زری کے ذریعے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ وہ آیا تھا، مجھے اس گھر کو پاک کرنا ہوگا، اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کو جواب دے کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں جٹ گئی تھیں، فرش پہ پانی گراتی اور بلند آواز میں دہراتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر چند لمحے مشتبہ نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر بھر کر فرش پہ گرانا شروع کر دیا تھا۔ اب نہیں آ سکتا وہ، میں سارا گھر صاف کر دوں گا۔ وہ پانی گراتا جاتا اور ماں کی طرح دہراتا جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح کے برعکس اس وقت موسم بہت خوشگوار سا تھا، آسمان پہ ہلکے ہلکے کالے بادل تھے۔ حالے نے مہر ماں کو بڑی مشکلوں سے اپنے ساتھ آنے پہ راضی کیا تھا۔ ہارون گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا حالے کا انتظار کر رہا تھا جبکہ سفیر ان دونوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی، ویسے بھی اسے جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تو وہ خود ہی ڈرائیو کرتا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ گی نا؟ گیٹ کے باہر گاڑی کے قریب اس نے حالے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ہارون کی گاڑی میں آؤں گی، آپ اور آپ ہی ساتھ آ جائیں۔ اوکے، نو آرگیومنٹس، وہ ہاتھ اٹھاتے سلجھو انداز میں بولا تھا۔ حالے اور حسن ہارون کی گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ سفیر کے ساتھ بس مہر ماں تھی۔ گاڑی میں تھوڑی دیر تک گمبھیر خاموشی چھائی رہی اور پھر سفیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مہر، ہارون بیچارہ اپنی جگہ پہ صحیح تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو مجھ سے انسیکیورٹی ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ محظوظ سا بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھکی تھکی تھی، ساری دنیا سے بیزار سی۔ دیکھو، جو مرد ہوتا ہے نا، وہ عورت کو سمجھے یا نہ، لیکن دوسرے مرد کی نظر سمجھ آتا ہے۔ ہارون کو بھی میری نظر سمجھ آ گئی تھی، اس نے میری آنکھیں پڑھ لی تھیں، اس کو میری آنکھوں میں حالے کا عکس دکھتا تھا، تبھی تو وہ مجھ سے چڑھتا تھا۔
और हाले को मुझसे दूर रखता था। लेकिन क्या देखो क्या हुआ, वो ये नहीं कर पाया। आखिर मेरे चार्म से कोई कैसे बच सकता था? पुअर हारून। आखिर में उसने हल्का सा कहकहा लगाया था, जैसे अपनी ही बात को एंजॉय किया हो। जबकि मेहर का रंग बुझ सा गया था, उसके दिल को धक्का सा लगा था। आप उससे मोहब्बत करते हैं? उसने पता नहीं क्यों और किस दिल से यह सवाल पूछा था। जाहिर है वो खानदान की सबसे हसीन लड़की है, इंटेलिजेंट है, बोल्ड है, आउटस्पोकन है, उससे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? और हाले, क्या वो भी यही जज़्बात रखती है आपके लिए? आप श्योर हैं? सफ़ीर सुल्तान को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करती होती, तब भी मैं उसको अपना बना लेता। तुम खुद सोचो महर, क्या है जो मेरे पास नहीं है? पैसा, मकाम, इज़्ज़त, पर्सनैलिटी, पावर। उसको मेरा होना ही था। किसी भी तरह कुछ भी करके मैं उसको अपना बना ही लेता। और देखो, वो आखिरकार मेरी है, क्योंकि मैं ये चाहता था। और भला कभी ये हुआ कि जो चीज़ मैं चाहूँ वो ना हो सके? उसके लहजे में फाते होने का गरूर था। वो हाले की बात ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई ट्रॉफी हो जिसको सफ़ीर जीत कर लाया हो। लेकिन फिर क्यों आप उससे हर बहस हार जाते हैं? हर आर्ग्यूमेंट अधूरा छोड़ देते हैं? वो जो कहते आपके लिए हर्फ़ आखिर हो जाता है। क्योंकि हाले जैसी लड़कियां इसी तरह काबू होती हैं। बस एक दफ़ा उनको ये एहसास दिला दो कि सारे फैसले तो उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, सारी बातें तो उनकी मानी जा रही हैं, और बस ज़रा सी मोहब्बत दिखा दो तो हाले जैसी जज़्बाती लड़कियां आपकी झोली में आकर गिरती हैं। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ महर, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मुझे पता है कब क्या क्या कहाँ बोलना है, क्या करना है। देखना एक दिन आएगा जब हाले मुझसे आर्ग्यू तो छोड़ो, मेरी किसी बात से इख्तलाफ भी नहीं करेगी। और आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझ गई हूँ आपको मुझसे फेवर चाहिए होगी, है ना? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। वाह यार, तुम तो बहुत ज़हीन हो, ज़ाहिर है मुझे फेवर चाहिए। वो खुलकर मुस्कुराया था। और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका कोई काम करूँगी? उसका अंदाज़ चैलेंजिंग नहीं था, उसका लहज़ा हारा हुआ था, शिकस्ता। ओह कम ऑन यार, मैं जानता हूँ तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। महर ने गहरी सांस भरी थी, अलबत्ता कुछ कहा नहीं था। तुम बस मम्मी से ये कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तुम करना ही नहीं चाहती। कर लोगी ना? उसने ऐसे मान से पूछा था कि महर इनकार करने की जुर्रत ही नहीं कर सकी। वो खामोशी से खिड़की से बाहर भागती गाड़ियां देखने लगी थी, साथ उनको गिनती जाती। 1, 2, 3। सफ़ीर की गाड़ी के बरक्स हारून की गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था। म्यूजिक, हल्की फुल्की बातें, एक दूसरे पे जुमले कसना। ये सुबह सुबह तुम्हारे दादाजान ने क्यों अदालत लगवा रखी थी? घर के सब बड़े उनके कमरे में जमा थे। फरवा चच्ची को भी मैंने वहीं से निकलते देखा था, काफी गुस्से में थी। और फुप्पो जान भी उदास थी। हारून ने म्यूजिक की आवाज कम करते हुए हाले से पूछा था। हाले ने एक नज़र पिछली सीट पे बैठे हसन को देखा था और कोई जवाब नहीं दिया। हारून समझ गया था, तभी हसन को मुखातिब करता बोला था। हसन, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय होने वाला है और मुझे यही लगता है कि सुबह ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस इसीलिए लगी थी। हाले, अब बताओ मुझे सारी बात क्या चल रही है? हसन का मुंह खुले का खुला रह गया था, लेकिन हारून उसको नज़रअंदाज किए गया। मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने तो यही बताया है कि बस शम्स चचा और चची को बुलाया था। बाबा से तो कल रात ही कुछ बात की थी दादा जान ने। अब वो बात क्या है ये मुझे नहीं पता। उसने तफसील से बात जवाब दिया था। ये चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वारिस, मेरे बगैर कोई कैसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकता है? और हारून भाई, आप कब लाए रिश्ता? मैं कहाँ था? वो हैरान सा सवाल पे सवाल किए गया। मेरा प्यारा भाई, हाले को उस पे प्यार आया था। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। मैं तुमसे इतना लड़ती रहती हूँ, अब पक्का तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। कितना अच्छा है ना मेरा भाई। हारून से तायद चाहिए थी। मैं रिश्ता नहीं लाया, सफ़ीर और हाले की बात हो रही है। वो संजीदा सा बोला था। इन दोनों का नाम साथ लेते दिल 1000 बार टूटा था। क्या? वो चिल्लाया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं होने दूंगा।
تم سفیر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی؟ میں کرنا ہی نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ بتانا پسند کرو گے گنڈے؟ وہ تب کے بولی تھی۔ تم ہارون بھائی سے شادی کرو اور رخصت ہو جاؤ سلطان منزل سے، آئی سمجھ؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ہارون نے مسکراہٹ دبائی تھی جبکہ حالے کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے ابھی جوتا اتارنا ہے اور تمہارے سر پر مارنا ہے۔ تمہیں آخر تکلیف کیا ہے میری اور سفیر کی شادی سے؟ تکلیف ہی تو ہے، آدھی زندگی تو تم میرے سر پہ مسلط رہی ہو، اب سفیر بھائی سے شادی کر کے تو تم سلطان منزل کی ملکہ ہی بن جاؤ گی، اور میری نہ پہلے کوئی عزت تھی نہ اب ہوگی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے کہ تم ہارون بھائی سے شادی کر کے چلی جاؤ گی اور میں سلطان منزل کا بے تاج بادشاہ بنوں گا، لیکن نہیں، تم سے کہاں برداشت ہوگی میری حکومت۔ بھائی میں نہیں جانتا کچھ، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ بادشاہ تو تم پھر بھی نہیں بن سکتے، سفیر تم سے بڑا ہے، اسی کی حکومت ہوگی سلطان منزل پر۔ وہ اس کو تپانے کو بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وزیر ہی بن جاتا، مجھے وہ بھی قبول تھا، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ بکو مت حسن غلام، چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں گی تمہیں، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ ہاں ہارون تم کیا بتا رہے تھے؟ وہ اس کو ڈپٹ کر ہارون کی جانب متوجہ ہو چکی تھی جبکہ حسن بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اس کے تو سارے خواب ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ پانچوں شہر کی ایک بہت مہنگی ڈائمنڈ شاپ میں موجود تھے۔ حسن خاموشی سے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، مہر بھی اس کے ساتھ والے صوفے پہ مغموم سی بیٹھی تھی۔ ہالے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے لیے کچھ پسند کر رہی تھی۔ ہارون اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا جبکہ سفیر ان سے ذرا فاصلے پہ ایک کال سننے ٹھہر گیا تھا۔ ہارون نے ہالے کے لیے ایک انگوٹھی پسند کر لی تھی، وہ ہالے کی ہر برتھ ڈے پہ انگوٹھی ہی گفٹ کرتا تھا۔ ہالے نے بھی اپنے لیے ایک بریسلٹ نکلوایا تھا، وہی بریسلٹ مہر کو دکھانے وہ سامنے رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی سفیر ہارون کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اچک لی۔ ہارون نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ رنگ میں نے پسند کی ہے، حالے کے لیے تم کچھ اور دیکھو سفیر، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ اب یہ مجھے پسند ہے، وہ انگوٹھی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا۔ ویسے بھی جب لڑکی ہی تمہاری نہیں رہی تو اس رنگ کا کیا کرو گے؟ ایک اور بات، حالے کو رنگ دینے کا اختیار بس میرا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ کچھ اور دیکھ لو یار۔ ویسے ایک بات ہے، تم سے چیزیں چھیننا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا پسند ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح طنز تھا۔ یہ رنگ خاموشی سے مجھے واپس کر دو سفیر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اوہ کیا کر لو گے تم؟ تمہیں پتہ ہے سفیر میں پاگل ہوں، یہ بات آدھا شہر جانتا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو میں پھر وہ کروں گا کہ وہ جو سامنے انڈور پلانٹس کے بڑے بڑے گملے ہیں نا، انگلی سے گملوں کی جانب اشارہ کیا تھا، یہ گملے اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں گا، اور اگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا تو میں اس شاپ کی ہر دیوار میں تمہارا سر ماروں گا، اور پتہ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بتاؤ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میرا باپ سرکاری عہدیدار ہے، بلکہ اس لیے، وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا، کیونکہ میں پاگل ہوں، وہ چبا چبا کر بولا تھا، پھر ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کی تھی، ساتھ کے نکیوں سے اشارہ کیا تھا۔ رنگ واپس کرو۔ سفیر آنکھوں میں خون لیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر رنگ اٹھا کے اس کی ہتھیلی پہ دے ماری تھی۔ ایک بات بتاؤں سفیر، تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں جانتا ہوں تم حالے سے محبت نہیں کرتے۔ یہ فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اٹریکشن، کرش، برتری کی خواہش، کچھ بھی، لیکن محبت نہیں۔ وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، اسٹرانگ، اسٹریٹ فارورڈ، وہ بات کرنے کا فن جانتی ہے، وہ بات منوانا جانتی ہے، وہ کسی بھی مرد کو زیر کر سکتی ہے، وہ عام نہیں ہے، اس لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں شروع سے ہر بہترین چیز کو اپنا بنانے کی عادت ہے، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ واہ یار تم تو جینیس ہو۔ ٹو بی آنیسٹ، محبت کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، مجھے سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے، پیار، پیسہ، مقام، اور اب حالے، وہ بھی مجھے مل جائے گی۔ ہارون کیا ایسی کوئی چیز ہے جس کی میں نے خواہش کی اور مجھے نہ ملی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ آئی لائک ہر، اور مجھے لگتا ہے یہ محبت ہے۔ محبت کے چکر میں بے وقوف لوگ پڑتے ہیں، تم جیسے پاگل۔ میں ویسا نہیں ہوں، میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ حالے کو میں نے ہر زاویے سے دیکھا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور ہر پرفیکٹ چیز پہ سفیر سلطان کا حق ہے۔ اور اگر میں یہ بات حالے کو بتا دوں تو
मैं तो डर गया। देखो, मैं काँप रहा हूँ। वो जैसे महसूस हुआ था। वो इस वक़्त मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार है हारून। तुम क्या, अर्श से फ़रिश्ते भी अगर उतर कर मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो हाले यकीन नहीं करेगी। मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हारून। मैंने उसको काबू कर रखा है। ऐसे कि उसको लगता है कि उसकी मर्ज़ी चल रही है, हालाँकि वो मेरा हुक्म मानती है। लोग किसी के दिमाग से खेलते हैं, मैंने हाले का दिल काबू कर रखा है। मैं उसके दिल का हुक्मरान हूँ। और औरत अपने दिल के हुक्मरान के बारे में किसी सुनी-सुनाई बात पे यकीन नहीं करती। अपने मनपसंद मर्द के गुनाहों पे वो कबूतर की तरह आँखें मीच लेती है। उसके अयूब ऐसे छुपा लेती है कि फरिश्तों को भी पता ना चले। मैंने 4 साल उँगलियों पे गिनवाया था। 4 साल उसको वही दिखाया है जो वो देखना चाहती थी। उसको वही सुनाया जो वो सुनना चाहती थी। और अब ना वो किसी की सुनेगी, ना किसी की दिखाई हुई चीज़ हकीकत मानेगी। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। हारून ने जवाब में कुछ कहने को मुँह खोला ही था कि तभी उन्होंने हाले को अपनी जानिब आते देखा। हारून ने फ़ौरन खुद को कंपोज़ कर लिया था। तुमने ये रिंग पसंद की है क्या हारून? वो उसके हाथ में मौजूद अंगूठी को देखती पूछ रही थी। हाँ, की थी लेकिन अभी इस पे गन लग गया है, इसलिए ये नहीं लेंगे, हम कुछ और देख लेते हैं, ओके? सफ़ीर का तो मानो खून ही खौल गया था जबकि हाले ने महज सर हिलाया था। वहाँ से निकलने के बाद वो सब मॉल गए थे। काफ़ी देर की ख्वारी के बाद हसन और हारून की शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी। महर ने कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि हाले ने जो कुछ अपने लिए लिया था, वही सेम उसके लिए भी लिया था। सफ़ीर को हर 2 मिनट बाद कोई न कोई कॉल आ जाती थी, जिसकी वजह से उसने भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। वो अभी भी कॉल सुनकर आया था। हसन तो महर को लेकर फूड कोर्ट चला गया था। उसे भूख नहीं बर्दाश्त होती थी। हाले, हारून और सफ़ीर, वो तीनों अब साथ-साथ चल रहे थे। ऐसे कि हारून बीच में था। हाले और सफ़ीर उसकी दाएँ और बाएँ तरफ। या हारून यार, एक बात तो सुनो। सफ़ीर एक दुकान के सामने रुक गया था तो हारून और हाले को भी रुकना पड़ा। बोलो, वो उखड़ा-उखड़ा सा था। यार, तुम तो जानते ही हो हम दोनों की शादी होने वाली है। वो हाले को देखते मुस्कुराते हुए बोल रहा था। तो शादी से पहले का जो टाइम होता है, गोल्डन टाइम, हम लोगों को वो स्पेंड करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़रा अकेले में एक दूसरे के साथ कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए? वो ऐसे कह रहा था जैसे वो और हारून बचपन के दोस्त हों। श्योर, मैं फूड कोर्ट में बैठा हूँ, हाले तुम फ्री होकर आ जाना, ओके? अपना फ़ोन ऑन रखना और ये मुझे दे दो। उसने हाले के हाथ से वो वाहिद शॉपिंग बैग भी ले लिया था जिसमें हारून का गिफ्ट था और आगे बढ़ गया था। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम दोनों से उसके साथ भी वही बातें करेंगे जो अकेले में। यार प्लीज़, अब मेरा मूड स्पॉइल मत करो। चलो आओ, तुम्हें कुछ खरीद कर देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला था। हाले खामोशी से उसके साथ चल दी थी। कुछ ही देर में उसका मूड ठीक हो गया था। सफ़ीर, ये देखिए कितना प्यारा है ना? वो गुलाबी रंग का एक कामदार जोड़ा सफ़ीर को दिखाते हुए कह रही थी। उनके पीछे एक स्याह आँखों वाला दराज़ कद नौजवान भी खड़ा था। उसने सर पे पी कैप पहन रखी थी। सफ़ीर को देखकर उसकी आंखें मुश्तबा अंदाज में सिकुड़ी थीं। हाँ, ठीक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम पिंक कलर बहुत पहनती हो। कुछ डिफरेंट ट्राई करो। यार, लाइफ में चेंजेस ज़रूरी होते हैं। एक ही जगह स्टक हो जाना अच्छा नहीं होता। वो आम से लहजे में बोल रहा था। हाले का रंग अलबत्ता फीका पड़ा था। इसी वक्त सफ़ीर का मोबाइल एक बार फिर बजा था और वो माजरत करता दुकान से बाहर निकल गया था। हाले भी आगे बढ़ गई थी। उसका मूड खराब हो गया था। उस स्याह आंखों वाले नौजवान ने इशारे से सेल्समैन को अपनी जानिब बुलाया था और वही गुलाबी जोड़ा पैक करने को कहा था। हाले अब सामने वाली दुकान में दाखिल हो गई थी और बेदिली से ड्रेसेस उलट पुलट कर देख रही थी जब उसको अपने उकब से एक शनासा सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। उसकी आंखों में चमक थी, लहजा पुरसकून सा। हाले करंट खाकर मुड़ी थी। तुम तुम यहाँ कैसे? क्या आप ठीक हो? तुमने मुझे कैसे पहचाना? ओह गॉड! हारून तुम्हें देखता तो खुश हो जाता। क्या वाकई? वो हैरान सी थी और थोड़ी पुरजोश भी। मैं आपको लाखों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। उसका लहजा सादा सा था। उसने बस एक ही बात का जवाब दिया था। उमर, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। मुझसे ज़्यादा नहीं हुई होगी, वो उसको देखते हुए बोला था। यकदम हाले को याद आया था कि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई है। अच्छा खैर, मुझे जाना होगा। मेरे कज़न मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुमसे मिलकर खुशी हुई।
ये ले लें, फिर चली जाइएगा। उसने एक शॉपिंग बैग हाले के सामने किया था। इसमें क्या है? वो उसके हाथ से वो बैग लेते हुए पूछ बैठी, लेकिन वो खामोश रहा था। हाले ने उस नीले रंग के बैग के अंदर देखा तो उसमें वही गुलाबी जोड़ा था। उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े थे। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? और अगर सुन भी रहे थे तो तुम्हें ये खुशफ़हमी क्यों हो गई कि मैं तुमसे ये ड्रेस ले लूँगी? वो तब ही तो गई थी जबकि वो बिल्कुल पुरसकून सा था। मैंने आपकी कोई बात जानबूझकर नहीं सुनी और ये ड्रेस मैं शुक्रिया के तौर पर दे रहा हूँ। आपने उस रात मेरे लिए जो भी किया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे खून देने के लिए और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं ये नहीं लूँगी तुमसे। और एक बात और, आज के बाद अगर आइंदा कभी भी मुझे कहीं देख भी लो तो ऐसे गुज़र जाना जैसे मुझे जानते भी नहीं हो। आई समझ? वो कहकर रुकी नहीं थी, दरवाज़े की जानिब बढ़ गई थी। आपको पिंक पसंद हो या स्याह, किसी को हक नहीं है कि वो आपको जज करे। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप किसी को जज करने लग जाते हैं तो आपके पास उनसे मोहब्बत करने का वक़्त नहीं रहता। आप हर वक़्त उनके हर काम में कुछ न कुछ ऐसा ढूँढते हैं जिनकी बिना पे आप उसे जज कर सकें। इस तरह आपकी नज़र बस उनकी खामियों पे होती है, आप उनमें अच्छाई नहीं देख पाते। जिनसे मोहब्बत करें उनके स्याह से भी मोहब्बत करें, उनके पिंक से भी मोहब्बत करें। और अगर नहीं कर सकते तो उसको जज मत मत करें, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मोहब्बत के झूठे दावे ना करें। उसका लहजा वैसा ही था, खूबसूरत, पुरसकून। हाले तो गोया बुत बन गई थी, पत्थर का बुत। काफ़ी देर बाद उसे मुड़ कर देखा था, लेकिन वो जा चुका था। वो जाने के लिए ही आया था। रात गहरी, स्याह और तारीक थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में इस वक्त उनके दोनों बेटे और बहुएं मौजूद थीं। शम्स और मेराज सुल्तान बाबा जान के पास बेड पे बैठे थे, जबकि फरवा और हसीना कमरे में रखे ग्रे रंग के सोफे पे बैठी थीं। हसीना मगमूम सी थी, जबकि फरवा गैर आराम थे। जब बाबा ने बात का आगाज किया, मैंने यहाँ आप सबको तमहीद बांधने के लिए नहीं बुलाया, मैं साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ। हाले और सफ़ीर मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दिया जाए। वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी हवाले से मैं मेराज और उसकी घरवाली से बात कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी और फरवा की रज़ा जानना चाहता हूँ। फरवा, तुम अपने ज़ाती इख्तलाफात एक तरफ रख कर जवाब देना। ये मामला तुम्हारी बेटी की सारी ज़िंदगी का है और उसकी खुशी का भी। उनकी आवाज़ बारोब और संजीदा थी। बाबा जान, मुझे तो बज़ाहिर कोई कबाहत नज़र नहीं आती इस रिश्ते में, और अगर सफ़ीर की पसंद की बात है, फिर तो बात ही ख़त्म है। जैसा आप चाहें, मैं राज़ी हूँ। शम्स खुशदिली से बोले थे, जबकि फरवा ने खा जाने वाली नज़रों से उनको देखा था। सफ़ीर की खुशी या हाले को मिलने वाला हिस्सा सब समझती हूँ मैं। वो दिल ही दिल में बोली थीं। बाबा जान, आप सब जानते तो हैं हाले कितनी बदतमीज़ और अक्खड़ है। मेराज ने पहलू बदला था। वो मेरी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करती। उसके लिए तो मैं जैसे घर के बड़ों में हूँ ही नहीं। कोई अपने घर के बच्चों को भी इतना ज़लील नहीं करता होगा जितना वो मुझे करती है। मेराज कुछ बोलने लगे थे कि हसीना ने उनको खामोश रहने का इशारा किया था। और महर, वो उसकी बिल्कुल बरअक्स है। उनके लहजे में जैसे शीरनी सी घुल गई थी। वो बहुत फर्माबरदार और मोहब्बत करने वाली बच्ची है, और वो सफ़ीर से मोहब्बत करती है। बिन माँ बाप की बच्ची है, हमें उसका हक नहीं मारना चाहिए। मैं चाहती हूँ सफ़ीर और महरमा की शादी हो जाए। यूसुफ सुल्तान ने उनकी सारी तकरीर खामोशी से सुनी थी, और जब बोले तो बस इतना। सारा घर जानता है फरवा हाले कैसी है और तुम कैसी। मैं महफिल में बैठकर तुम्हें कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लिहाजा तुम्हारा ये एतराज़ रद्द हुआ। फरवा ने किलस कर पहलू बदला था। और दूसरी, वहाज की बेटी को बुलवाओ यहाँ, मैं उससे बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो पहला हक उसी का होगा, बाकी सब बाद में। फरवा, तुम्हारा बस यही एतराज़ है ना? उनके लहजे में बला का सुकून था। फरवा तो मानो खिल उठी थी। ज़ाहिर है महरमा सब बता देगी और फिर बस सारी टेंशन खत्म। ज़बरदस्त मुलाज़मा के ज़रिए महर को पैगाम भिजवा दिया गया था। 5 मिनट बाद वो स्याह रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस यूसुफ सुल्तान के कमरे में आती दिखाई दी थी। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे, मामूल से कुछ ज़्यादा। वो सलाम करके खामोशी से हसीना और फरवा के बीच में आकर बैठ गई थी। उसका एक हाथ स्याह दुपट्टे में छुपा रखा था, ऐसे कि महसूस न होता था। चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद वो असल मुद्दे पे आए थे। हम सफ़ीर और हाले की शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आपकी भी मर्ज़ी जानना चाहते हैं। अगर आप सफ़ीर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बता सकती हैं। यूसुफ सुल्तान लिए दिए लहजे में बोले थे, जबकि महर तो इस पे भी खिल उठी थी कि कम अज़ कम उन्होंने उसको मुखातिब तो किया। फरवा और हसीना ने उसको उम्मीद से देखा था।
ایسی کوئی بات نہیں ہے ابا، سفیر میرا کزن ہے، دوست ہے اور بس، اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پرسکون سی بول رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، ان میں واضح کرب تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لوٹا رہی تھی۔ حسینہ بیگم نے اس کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری بیٹی کا ظرف کتنا اعلیٰ ہے، جبکہ فروا، وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جذب نہیں کر پائی تھیں۔ لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے، فروا نے مجھے ایک بالکل الگ کہانی سنائی ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ معراج خاموش مگر چپتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا، کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی کیسے اپنی متاع حیات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ وہ مانی جان کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہوگا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بابا جان، بس اب یہ بات ختم کر دینا، بچی تو کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شمس تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے مہر بیٹا، اب تم جاؤ، حالے اور سفیر کو بلا کر لاؤ۔ اب کہ یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا، وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فروا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ بابا جان کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ فروا نے بمشکل جواب دینے کو منہ کھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا، تبھی کوئی موضوع جواب دے پاؤں گی۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچتی رہو، میں آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا، یہیں اسی کمرے میں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آ گئے تھے، ساتھ حسن اور ہارون بھی تھے۔ شاپنگ سے واپسی پہ ہارون اپنے گھر نہیں گیا تھا، حالے نے اس کو روک رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جس صوفے پہ حسینہ اور فروا بیٹھے تھے، اب اسی صوفے پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا حالے اور سفیر، تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دادا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا۔ سفیر مطمئن سا، جبکہ حالے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرون رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور سفید ہی دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ بال بیچ والی مانگ نکال کر کھلے چھوڑ دیے تھے، جبکہ سفیر گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا کہ اسے دادا جان کا پیغام موصول ہوا۔ وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ہارون، مہر اور حسن ایک طرف الماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ مہر خاموش سی تھی، جبکہ ہارون بے چین۔ وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے دیکھا ہی نہ جاتا۔ معراج، شمس اور باقی سب ایک طرف بیٹھے تھے۔ تسا میری مرضی دے بغیر میری منگنی کر ویندے پیو، میں تسا کو سو کر سکتی ہاں۔ آپ میری مرضی کے بغیر میری منگنی کروا رہے ہیں، میں آپ کو سو کر سکتی ہوں۔ وہ جھک کے دادا جان کے کان میں بولی تھی۔ میں جج ہی خرید گھنساں ول، کیا کرے سو بیٹا جی؟ میں جج خرید لوں گا، پھر کیا کر لو گی بیٹا جی؟ سفیر اور حالے بیٹے، آپ دونوں اس رشتے پہ راضی ہو؟ دادا جان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ سفیر گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو راضی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا، جبکہ حالے نے بس جی کہنے پہ اکتفا کیا تھا۔ اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا۔ حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور معراج پہ اس کی نظر ٹک گئی۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتی ہوئی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی، اس سے وہاں کھڑے ہونا دو بھر ہو گیا تھا، جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ معراج نے انگوٹھی نکال کر حالے کے ہاتھ میں دی تھی۔ حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا۔ سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو ڈو اٹ۔ اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ نہ کسی نے تالیاں بجائیں، نہ مبارکباد دی۔ سب کے اپنے غم تھے، اب سب اپنے مسئلے تھے، سوائے شمس اور معراج کے۔ شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کا سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ معراج نے ان دونوں پہ پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے۔ ہارون کی اپنی جگہ پہ کھڑی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، اسے مزید کھڑے رہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کو سفیر کی آواز سنائی دی۔ ہارون یار، پکچرز تو لے لو، ہماری یادگار موومنٹ ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ناٹ نو سفیر، ناٹ نو۔ اسے بے بسی سے سرگوشی کی تھی۔ حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا، وہ اماں کی کوئی بات سن رہی تھی۔ فروا اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارکباد دی، ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہارون، میرے بھائی، تم سے کہہ رہا ہوں۔ سفیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی۔ اس بار
हारून मुड़ा था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। हाले ने बेख्तियार नजरें चुरा ली थी। हारून ने अपना मोबाइल निकाला था और उन दोनों की एक साथ तस्वीर खींची थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तस्वीर ब्लर हुई थी। सफीर ने अब सबको साथ खड़ा कर लिया था। फैमिली फोटो के लिए हारून ने एक दो तस्वीर और उतारी थी। जब सफीर सफीर ने उसको तस्वीर दिखाने को पास बुलाया, हारून उसके करीब गया था और तस्वीर दिखाने के बजाय उसके कान के पास झुका था। किसी इंसान को इतना सताओ जितना बाद में खुद भी बर्दाश्त कर सको। हम जैसे पागल अल्लाह को बहुत अजीज होते हैं। सफीर, हमसे मत उलझो, हमें मत सताओ वरना खुद भी सताए जाओगे। वो बोलकर पीछे हटा था। सफीर ने लब भेज लिए थे। हारून खामोशी से कमरे से निकल गया था। गैंडे, तुम्हें दावतनामा दूंगी यहाँ आने का। हाले ने दांत कचकचाए थे। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। वो हाले की तरफ देखे बगैर बोला था। क्यों, क्या तकलीफ है? आ जाओ, मेरे पास बैठो। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगा। आ गया तो रो दूंगा। वो नम आंखों से बोला था। हाले और मिराज को उस पर प्यार आया था। अम्मा ने आगे बढ़कर उसके सीने से लगाया था। मेरा बेटा, माँ सदके जाए। इसी वक्त मेहर माँ कमरे से निकली थी। हसन ने उसको जाते हुए देखा था। वो नरमी से माँ के हिसार से निकला था और मेहर के पीछे गया था। हसीना अब फरवा के पास जा बैठी थी और उनसे कुछ कह रही थी। मेहर तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। उसका रुख अपने कमरे की तरफ नहीं था, वो छत पे जा रही थी। हसन ने उसको सीढ़ियां फलांगते देख लिया था। वो भी उसके पीछे गया था। मेहर ने जैसे ही छत पे कदम रखा, आंसू उसकी आंखों से उबल उबल कर बाहर आने लगे। वो घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी थी। हसन भी उसी वक्त छत पे पहुंचा था। मेहर के रोने की आवाज़ सुनकर वो भागकर उसके पास पहुंचा था। बज्जो, क्या हुआ है? आप रो रही हो? वो बौखला सा गया था, जबकि मेहर के रोने में मजीद रवानी आ चुकी थी। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या कुछ हुआ है? आपको किसी ने कुछ कहा है? हसन ने उसके हाथ थाम लिए थे। हसन, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। मैं टूट गई हूँ। क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मेरी मोहब्बत छिन गई मुझसे। आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। वो जोर जोर से बोल रही थी। हसन की गिरफ्त उसके हाथों पर ढीली पड़ी थी। नीचे हाले और सफ़ेद की मंगनी की रस्म और यहाँ मेहर की ये हालत। उसने कड़ियाँ मिलाई थी। वो इतना भी बच्चा नहीं था कि कुछ समझ ना पाता। वो 16 साल का ज़रूर था, लेकिन था तो मर्द। क्या सफ़ीर भाई? उसे बेयकीनी से लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। हाँ हसन, हाँ सफ़ीर, मैं उसको बहुत चाहती हूँ मेरे भाई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल जल रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे सब्र दे। अल्लाह, हसन कुछ करो प्लीज़, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरे लिए कुछ करो। हसन ने नरमी से उसको गले लगाया था। वो भी मेरी बहन है। उसने जैसे सरगोशी की थी। बज्जो, खुद को संभालने, कोई देख लेगा। आपने दादा जान से बात क्यों नहीं की? उनको बताती ना, आप सब ठीक हो जाता। बल्कि उठें, अभी चलकर बताते हैं। हाले समझ जाएगी। वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। अब्बा ही की खातिर तो कुर्बान किया है सब कुछ। वो गीली आंखों से हारे हुए लहजे में बोली थी। हसन ने अचंभे से उसको देखा था। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मैंने एक मोहब्बत के लिए दूसरी मोहब्बत कुर्बान कर दी। मुझे करनी पड़ी हसन, में मजबूर थी। क्या किया है आपने, मुझे बताएं। वो फिक्रमंद हुआ था। वो कुछ बोली नहीं थी, खामोशी से उसको देखती रही। हसन शायद समझ गया था, तभी बोला, मैं कसम खाता हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। उसके लहजे का मान, उसकी आंखों की यकीन दहानी, वो कैसे न बताती। चंद घंटे पहले उन लोगों को मॉल से वापस आए घंटा भर हो चुका था। मेहर वापसी पे सीधी अपने कमरे में आई थी और अभी तक वहीं थी। वो अपने बेड पे चित लेटी छत पे लगे पंखे को घूरे जा रही थी जब नरगिस ने उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बजाया। बाजी, आपको बड़े साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं, साथ आवाज़ लगाई थी। हाले को बुलाया होगा नरगिस, जाओ उसको बताओ। वो लेटे लेटे बोली थी। लो, मैं भला क्या कम सुनती हूँ? अभी तो मैं सिर्फ 30 साल की हूँ, कान भरे चंगे हैं मेरे। उसका बड़ा बेटा 20 साल का था। आपको बुलाया है जी, तो आपको उन्होंने बोला वहाज की बेटी को बुला कर लाओ। मेहर माँ एक झटके से उठी थी। वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे हाले, कभी नहीं। उसने तेजी से दरवाज़ा खोला था, इतनी तेजी से कि दरवाजे से लगी कड़ी नरगिस गिरते गिरते बची थी। हाय अल्लाह बाजी, साह निकाल दिया मेरा तो। वो होल कर बोली थी। मेहर ने जैसे सुना ही नहीं। उन्होंने और क्या बोला नरगिस, मुझे लफ्ज़ बलफ्ज़ बताओ। वो बेताबी से पूछ रही थी। कम से कम इस जिंदगी में तो नहीं। और भला क्या कहना था जी, यही कहा कि बहाश की बेटी को बोलो 2 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में आ जाए। मेहर का चेहरा दमक उठा था। वो भागती हुई किचन में गई थी।
फ्रिज से दूध निकालकर चाय का पानी चढ़ाया था। पानी उबलने लगा था, उसमें पत्ती डाली गई थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब्बा कॉफी नहीं पीते, अब्बा चाय पीते हैं। चाय बन चुकी थी। उसने जैसे ही कपड़े से यह पतीली उतारनी चाहिए, उसका हाथ बुरी तरह आग में जल गया। उसकी आंखों में पानी भर गया था, जलन शदीद थी। वो नीचे बैठती चली चली गई थी। मुंह पे हाथ रखकर तकलीफ जब्त करनी चाहिए, वो देर नहीं कर सकती थी। तभी थोड़ी देर बाद वो उठी थी, चाय बर्तन में डाली, ट्रे सजाया और यूसुफ सुल्तान के कमरे की जानिब बढ़ गई। 2 मिनट की दूरी सदियों पे मुहित थी। उसने दरवाजे पे पहुंचकर हल्का सा नॉक किया था। अंदर से इजाजत मिल गई थी। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई थी। यूसुफ सुल्तान खिड़की के पास रखी कुर्सी पे बैठे थे। नजरें बाहर सड़क पे जमी थी। महर चंद लम्हे मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी रही, फिर खामोशी से चलती हुई उनके सामने रखी दूसरी कुर्सी पे बैठ गई। ट्रे कुर्सियों के बीच में रखे एक टेबल पे रख दी थी। चंद लम्हे मजीद सिर के वो खामोशी से बैठी रही। आपको हमेशा मुझसे यही शिकायत रही है ना कि मैं आपको नगीन की बेटी नहीं समझता। मैं आपको अपना खून नहीं मानता। उन्होंने बात का आगाज किया था। अब्बा, मुझे बस ये आरज़ू रही है कि आप मुझे उनकी बेटी तस्लीम करें। मैं आपसे शिकायत करने का सोच भी नहीं सकती। वो बेकरारी से बोली थी। आपके पास एक मौका है, मुझे साबित कर दें कि आप उस कमज़र वहाज के साथ नगीन सुल्तान की भी औलाद हैं। उनका लहजा ठहरा हुआ था। जले हुए हाथ की तकलीफ कम हुई थी। क्या? कैसे? मैं मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सब कुछ कर लूँगी। वो तो जैसे तैयार बैठी थी। सोच लें, आप कर सकेंगी। वो तोल-तोल कर बोल रहे थे। आप मुझे तुम कह सकते हैं अब्बा, मैं सब कर लूँगी, आप हुक्म करें। मैं आपको तब तुम पुकारूँगा जब मुझे यकीन हो जाए कि आप वाक़ई नगीन की बेटी हैं। उसी की तरह आला ज़र्फ़, उसी की तरह बावक़ार। आप बताएँ मुझे क्या करना होगा? सफ़ीर की मोहब्बत से दस्तबरदारी देनी होगी। वो बेलचक लहजे में बोले थे। यकदम जले हुए हाथ में जले हुए दिल का दर्द भी शामिल हुआ था। अब्बा, वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई थी। सफ़ीर आपको नहीं चाहता, आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको साबित करना होगा कि आप बावकार हैं। अगर यहाँ नगीन होती तो कुर्बानी देती। वहाज जैसा चूड़ा कुर्बानी नहीं देता। नगीन बावकार बनती, वहाज जलील होता। आपको मेहरमा वहाज, आपको साबित करना होगा कि आप नगीन सुल्तान की बेटी हैं, उसी की तरह बावकार, उसी की तरह अजीम। उनका लहजा सर्द था, बेहद सर्द। इससे मुझे क्या मिलेगा अब्बा? उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। मेरी मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती क्योंकि ये आपका बख्त है। आपको मेरे दिन के चंद घंटे मिल सकते हैं। हम सुबह और शाम की चाय साथ पी सकते हैं। हम साथ वॉक कर सकते हैं। मैं आपकी बनाई चाय पी सकता हूँ। आपका लाया खाना खा सकता हूँ। आपके हाथ से दवाई ले सकता हूँ। आपके मुखातिब करने पे नरमी से जवाब दे सकता हूँ। आपको तुम बुला सकता हूँ। बोलें, आपको मंजूर है? आप चाहते हैं कि मुझे दिल दे दें, लेकिन इसमें खून की फराहमी रोक दें और मैं फिर भी जिंदा रहूं। खून के बगैर दिल 5 सेकंड में बंद हो जाएगा अब्बा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको बंद ना होने दूं। आप चाहते हैं कि एक नया पौधा लगाया जाए और उसको पानी ना दिया जाए। अब्बा, वो जल जाएगा, लेकिन नहीं। मुझे आपके चंद घंटे चाहिए अब्बा। मैं ये चांस नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरा दिल बंद क्यों ना हो जाए। हाथ बुरी तरह जलने लगा था। उसमें ऐसी तकलीफ उठी थी कि अलमान। मतलब आप राजी हैं? नहीं, बोल दो। मना कर दो सफ़ीर, ज़्यादा ज़रूरी है। उस पे गिव अप मत करो। तुम उसको नहीं छोड़ सकती, उसको छोड़ना तुम्हें मार देगा। उसके दिमाग ने बेशुमार दलीलें दी थी, लेकिन नहीं उसको दिल की सुननी थी। क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। ठीक है, फिर जाएँ, मैं आज रात आपको एक बार फिर बुलाऊँगा। अब आप जा सकती हैं। उन्होंने एक बार भी उसको मुड़कर नहीं देखा था। और चाय? मैं वहाज की बेटी के साथ चाय कॉफ़ी नहीं पी सकता। इसे ले जाओ। जब साबित कर दो तुम नगीन सुल्तान की बेटी हो, तब चाहे ज़हर ले आना, यूसुफ सुल्तान पी लेगा। वो बेबसी से लब कुचलती उठी थी। उसने अपनी मताए हयात का सौदा किया था, वो भी सिर्फ चंद घंटों के लिए। ये महरूमी क्या-क्या करवाती है। मैं क्या करती हसन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों रात की तारीकी में छत पे एक दूसरे के सामने बैठे थे। महर के चेहरे पे चांद की रोशनी पड़ रही थी, सफ़ेद मुकद्दस रोशनी। मैं थक गई थी उनकी नफरत सहते-सहते। कोई रास्ता, कोई जाए फरार नहीं थी मेरे पास। सफ़ीर को अगर हासिल कर भी लेती तो खुशी नहीं मिलती मुझे। मैं तो सफ़ीर को भी उस इसलिए पाना चाहती थी ताकि मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाए।
नगीन की बेटी को जो मुकाम ना मिला वो शायद सफीर की बीवी को मिल जाए। लेकिन देखो ना हसन, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया रेत की तरह। मैं कुछ नहीं कर सकी, मेरे बस में जो था मैंने वो किया। हसन, मुझसे यही हो सकता था। हसन चुपचाप उसको देखे जा रहा था। उसके बड़े इस हद तक जा सकते हैं उसने नहीं सोचा था। उस रात वो महर के ऐसे राज का अमीन बना था जिसे उसको कयामत तक नहीं खोलना था। बज्जो, आपने जो भी किया सही या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन आपको जब कभी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए मौजूद रहूँगा, हर जगह, हर वक्त। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से मोहब्बत सौदेबाजियों से नहीं मिलती, वो आपका बख्त होती है। मिली तो मिल गई, और ना मिली तो आप चाहे एड़ियाँ रगड़ें या फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं, वो आपको नहीं मिलेगी। इस वक्त वो महर को कोई 16 साल का बच्चा नहीं लगा था, वो बिल्कुल मेराज सुल्तान लगा था। महर ने सर झटका था। ये टीनेजर्स क्या समझेंगे हमारे रोग। हसन उठ खड़ा हुआ था, वो भी उसके साथ उठी थी। उसका दिल हल्का फुल्का हो चुका था। उसने किसी आम टीनेजर को अपना राजदार नहीं बनाया था। वो मेराज सुल्तान का बेटा था। मर जाएगा लेकिन कसम नहीं तोड़ेगा।